डियर स्टूडेंट्स, प्रस्तुत मैं इसका पार्ट 12 लेकर 12वां पार्ट इसको तुम देख रहे हो। कहता है कि रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। तो रासायनिक समीकरण के निम्नलिखित महत्व है बच्चे, एक एक करके कई सारे महत्व को हम पढ़ेंगे। पहला महत्व इसका क्या है, तो इससे अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों के परमाणु व अणुओं की अपेक्षित संख्या का पता चल जाता है। मतलब समझो बच्चे, यदि कोई भी रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसमें कौन कौन से उसमें अभिकारक में अणु है, कौन कौन परमाणु है, इसकी संख्या कितनी है, ये पता चल रहा है। जैसे देख लो बच्चे, हमने बता दिया, हमने लिखा H2 + O2 मिलकर बना दिया H2O, अर्थात हाइड्रोजन के एक अणु है जिसमें 2 परमाणु है, या ऑक्सीजन का एक अणु हमने लिया जिसमें 2 परमाणु है ऑक्सीजन के, और यह जब बनाया H2O तो इसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिल गए। इस तरीके से इससे अणु और परमाणु की संख्या का पता चल जाता है बच्चे। दूसरा क्या, तो कहता है इससे अभिकारकों तथा उत्पादों का नाम का पता चल जाता है। इसमें अभिकारक मान लो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, ये दोनों इसके अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और मिलकर बनाए हैं H2O, तो यह इसका प्रोडक्ट हो गया। तो ये अभिकारक तथा उत्पाद अर्थात रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट दोनों का पता चल जाता है। इससे अभिकारकों एवं प्रतिफलों के सूत्र की जानकारी प्राप्त होती है। जैसा मुंह से करके हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कराने पर जल बनता है, तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करा रहे हैं H2 को O2 से, तो यह अभिकारक या रिएक्टेंट है। अब प्रतिफल हमारा क्या मिल गया, H2O, जल मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। तो ये सूत्र की जानकारी हमें रासायनिक समीकरण से मिल जाती है बच्चे। अगला कहता है इससे अभिकारकों तथा उत्पादों के अणु भार तथा आयतन का भी पता चल जाता है। ये इम्पोर्टेंट बच्चे, इसे समझना होगा। हमने कहा कि भार की दृष्टि से 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से संयोग कर 36 ग्राम जल बनाता है। अर्थात जब हम इसका रिएक्शन लिखेंगे बच्चे, यहाँ लिखेंगे H2 और यहाँ लिखेंगे O2, दोनों मिला तो बना दिया H2O। संतुलित करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 ऑक्सीजन तो हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इसमें देख लो 4 हो गया बच्चे, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा संतुलित हो गया। अब हम भार देखेंगे। भार की दृष्टि से हाइड्रोजन का भार हम जानते हैं कि 1 होता है, तो यहाँ हो गया 2 इंटू हाइड्रोजन का भार हो गया 1 इंटू 2, माने हो गया 2 दूनी 4 ग्राम, इसको मान लिया। ऑक्सीजन का भार जो होता है बच्चे वह 16 ग्राम होता है, तो 16 इंटू 2 मान कितना हो गया, 32 ग्राम हो गया। इधर भी देखते हैं, हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 दूनी 4, तो 4 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का भार होता है 16 ग्राम, तो हमने यहाँ रख दिया कितना बच्चे, 16 दूनी 32 ग्राम, अर्थात 4 ग्राम और 32 ग्राम इधर जोड़ दिए तो हो गया हमारा 36 ग्राम। और इधर भी देखो 4 + 32 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 36 ग्राम। अर्थात किसी भी रिएक्शन में बाएं तरफ जो हमारा रिएक्टेंट है उसका वेट और जो हमारा प्रोडक्ट बना उसका वेट दोनों अगर इक्वल आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारा इक्वेशन सही है, और इक्वल नहीं आता है तो सही नहीं है। इसको लिख लेना बच्चे, और तब अगला लिखो। रुक जाता हूँ मैं, लिखो स्क्रीनशॉट करके। हाँ, अब आगे लिखते हैं हम लोग। उसी प्रकार हमने यहाँ पे लिख दिया बच्चे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जल बनाता है, अभी हमने पढ़ लिया। हम इसके परमाणु भार को लिख कर और अंकों से गुणा करेंगे तो दोनों तरफ का भार क्या होता है, समान मिलेगा। अभी हमने करके तुम्हें दिखाया था बच्चे। आयतन के विचार से, अगर आयतन के विचार से अगर कहें तो 2 आयतन हाइड्रोजन 1 आयतन ऑक्सीजन से संयोग कर 2 आयतन जल का निर्माण करता है। जैसे देख लो, H2 + O2 मिलकर बनाया H2O, बैलेंस कर दिए तो ये हो गया 2, यहाँ भी हो गया 2, वही हो गया 2 आयतन। यह 2 आयतन हाइड्रोजन 1 आयतन ऑक्सीजन से संयोग कर ये 2 आयतन जल का निर्माण किया। ये पूरा मिलाकर आयतन हो गया बच्चे। ये आगे का 2 1 2 यही आयतन बताता है। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ हम लोग उसी तरीके से हमने दिया है कि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो C + O2 मिलेगा तो बनाएगा CO2। हम आयतन की बात करें तो 1 आयतन कार्बन 1 आयतन ऑक्सीजन से संयोग कर 1 आयतन कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है,
अगर भार की दृष्टिकोण से कर देखें तो कार्बन का भार होता है कितना, 6 दूनी 12 ग्राम। ऑक्सीजन का होता है 16 × 2 माने 32 ग्राम। इधर भी करेंगे तो कार्बन का हो गया इसमें 12 ग्राम और प्लस ऑक्सीजन का 16 × 2 ग्राम, अर्थात इधर हो गया 12 और प्लस 32, ये हो गया 2 2 4 44 ग्राम। और इधर भी जोड़ेंगे तो 12 और प्लस 16 दूनी 32 मिलकर कितना हो गया, 44 ग्राम। तो भार के दृष्टिकोण से दोनों तरफ का वेट भी बराबर, आयतन की दृष्टिकोण से भी एक आयतन कार्बन एक आयतन ऑक्सीजन मिलकर देख लो इसमें एक आयतन कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये हमारा हो गया बच्चे। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण के दोष क्या है। रासायनिक समीकरण के महत्व या गुण को पढ़ लिए, इसका दोष क्या है बच्चे। तो जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उसमें कुछ मेरिट भी होता है बच्चे, कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों अर्थात रिएक्टेंट तथा उत्पादों अर्थात प्रोडक्ट के बहुत अवस्थाओं का पता नहीं चल पाता है। शुरू में ही मैं बताया था बच्चे, जैसे हमने कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को हमने रख दिया CaCO3 को गर्म करने पर, गर्म कर दिया तो कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 बनता है। यह ठोस है कि गैस है कि लिक्विड है ये पता नहीं चल पाता है। जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चल पाता ये ठोस है कि गैस है, यह ठोस है कि द्रव है कि गैस है, ठोस लिक्विड गैस में से क्या है पता नहीं चल पाता है बच्चे। तो इस दोष को दूर करने के लिए इसकी बहुत ही अवस्थाओं को एस सॉलिड ठोस के लिए हम एस लिखते हैं बच्चे, एल लिक्विड के लिए हम क्या करेंगे, लिक्विड माने द्रव के लिए एल लिख देंगे, या जी अगर कोई गैस होगा तो हम जी लिख देंगे, उससे पता चलेगा कि कौन ठोस है कौन द्रव है और कौन गैस है। फिर आगे मैं लिखवाया हूँ बच्चे, यहाँ पर देख लो कि दो रासायनिक समीकरण के अभिकारकों को तथा उत्पादों के सांद्रण तनु या आर्द्र का पता नहीं चल पाता है। अर्थात तनु और आर्द्र, तनु मतलब होता है वह गीला गीला है, सूखा माने लिक्विड के जैसा है, या आर्द्र माने सूखा सूखा है, ये दोनों का पता नहीं चल पाता है बच्चे। जैसे हमने एग्जांपल यहाँ दिया है कि जिंक, अगर हम जिंक की प्रतिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से हम कराते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो हम नीचे लिखेंगे तनु, अगर नहीं लिखते हैं तो पता ही नहीं चल पाता है। ये कराने पर ये बनाता है क्या, ZnSO पर जिंक सल्फेट बना देता है बच्चे, नीचे ज़रूर लिख लेना है। और जिंक सल्फेट बन गया तो बाहर क्या निकल गया, हाइड्रोजन बाहर निकल गया बच्चे। तो इससे उत्प्रेरक एवं तापमान का पता नहीं चलता है। तीसरा है कि इससे क्या होता है जी, इसमें कौन इसमें उत्प्रेरक रखे, उत्प्रेरक जो कैटलिस्ट होता है ये क्या करता है, अभिक्रिया की गति को तेज या कम कर देता है। तो कौन इसमें उत्प्रेरक है कौन नहीं है ये भी पता नहीं चल पाता है बच्चे। इस अभिक्रिया की गति और समय का पता भी नहीं चल पाता है कि कितने जल्द होगा रिएक्शन और कितने समय में रिएक्शन हो जाएगा, ये भी पता नहीं चल पाता। ये स्टार लगाते जाना। अगला क्या, इससे समीकरण के उत्क्रमणीय या अनुत्क्रमणीय का पता नहीं चल पाता है। उत्क्रमणीय हमने बताया था बच्चे, जो एक ही दिशा में अभिक्रिया होती है उसे उत्क्रमणीय कहते हैं, और जो दोनों दिशा में रिएक्शन होता है उसे हम माने जो दोनों दिशा में होता है जो दोनों दिशा में होता है उसे उत्क्रमणीय कहेंगे। अनुत्क्रमणीय जो सिर्फ एक दिशा में रिएक्शन हो सकते हम अनुत्क्रमणीय रिएक्शन कहते हैं। तो इससे पता नहीं चल पाता है बच्चे। और अंतिम क्या, अंतिम पॉइंट दे देना कि अभिक्रिया में ऊष्मा हीट मुक्त हो रही है या शोषित हो रही है, माने एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, इसका भी पता सामान्य रिएक्शन में नहीं चल पाता है बच्चे। तो ये इसकी डिमेरिट है। इस डिमेरिट को भी तुम लोग लिख लोगे बच्चे कि क्या क्या डिमेरिट है क्या क्या मेरिट है। इस तरीके से मैंने तुम्हें यह हर प्रकार का इक्वेशन पढ़ा दिया बच्चे। अब मैट्रिक लेवल तक में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। इंटर लेवल का तुम्हारा बेस तैयार हो गया बच्चे। एक एक रिएक्शन को एक बार दो बार तीन बार चार बार देखते जाओ और ये कंप्लीट होता है। तो अगले वीडियो में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ कि कोरोशन क्या है, संक्षारण क्या है और विकृत गंधिता रेंसिडिटी क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो 12 में।